हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, अब तक हमने माइक्रोब्स के बारे में कहाँ कहाँ पढ़ा है। हमने हाउस होल्ड्स में पढ़ा, बेवरेजेस पढ़ी, एंजाइम्स पढ़े, है ना। कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम जानेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक, सबसे पहले बात होती है कि ये सीवेज क्या होता है। तो सीवेज जो है हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी होता है, जिसमें खास तौर पे ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हम जो टॉयलेट जाते हैं, मतलब टॉयलेट जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम मैं सिंपली कहूँगी कि आप पॉटी जाते हैं तो फ्लश करते हैं तो वो पाइप से होता हुआ निकल के चला जाता है। हम सोचते भी नहीं हैं कि ये कहाँ गया होगा, है ना। हमारे घर पे हम वॉशरूम में वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर किचन से बहुत सारा पानी निकल के जाता है, तो वो सारा पानी जो है वो कहाँ चला जाता है ये हमने सोचा ही नहीं कभी। और वो यही सारा गंदा पानी जो होता है इसको हम सीवेज कहते हैं। अब ये जो सीवेज होता है इसमें बहुत सारी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमें बहुत सारी बीमारियां काउज कर सकते हैं। लेकिन मैम उस पानी को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो तो निकल गया। बच्चे, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम उस पानी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। नदियों से हम पानी लाते हैं, मतलब अल्टीमेटली जो हमारे घर पे पानी आ रहा है वो हमारे आसपास की नदियों से, आसपास की नहरों से ही लाया जाता है। तो उन्हीं नहरों नदियों में इस सीवेज वाटर को छोड़ दिया जाता है, वहीं पे जाके ये मिल जाता है। तो मैम, हम इतना गंदा पानी पीते हैं? नहीं, उस सीवेज वाटर को ऐसे रिवर्स में डिस्चार्ज करने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि उससे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा सके और नेक्स्ट टाइम के लिए उसको दोबारा यूज़ किया जा सके। देखिए, we know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns। खास तौर पे हम नगरों की और शहरों की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट वाटर जो है वो बनता है। गांव में इतना नहीं बनता है। गांव में जो है क्या करते हैं लोग, बाहर ही खुले में ही अपना हाथ ये धोएंगे, कपड़े धोएंगे, ज़्यादातर है ना, बर्तन धोएंगे। हाँ, वहाँ भी अब सब तरफ टॉयलेट्स हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो पानी पीने के लिए स्रोत होते हैं वो अलग से होते हैं। शहरों में जो है उस तरह के स्रोत, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अ मेजर कंपोनेंट जो होता है वेस्ट वाटर का, वो कौन सा होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, मतलब जो हमारे बॉडी का एक्सक्रीशन है वो। दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। और इसी यही पूरा वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से निकल के आ रहा है, शहरों में बहुत सारे घर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पाइपलाइन ही बिछी होती हैं सब तरफ को। तो सबके घरों से जो उन पाइप्स के थ्रू आता है वो म्युनिसिपल वेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं सीवेज, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, और उसको हम क्या कहेंगे? सीवेज कहेंगे। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। तो जो हमारे पास क्या होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, वाटर है या सीवेज है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इनमें से जो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं वो बच्चे पैथोजेनिक होते हैं, मतलब बीमारी काउज कर सकते हैं। Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो वेस्ट वाटर है, ये जो सीवेज है, इतनी बड़ी क्वांटिटी आपको अर्बन एरियाज पे मिलती है, तो उसको कहाँ हर रोज डिस्पोज ऑफ किया जाता है? ठीक है, अब देखिए, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। देखिए, पहले क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने सोचा है कभी कि इतना ज़्यादा अमाउंट में जो वेस्ट वाटर होता है वो हर रोज़ कहाँ जाता है? तो हाँ, हमने सोचा कि कहीं ना कहीं नदियों में जाता होगा। लेकिन इतना गंदा पानी आप क्या डायरेक्टली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे कि रिवर्स हैं, उनमें डाल सकते हैं?
आप नहरें जो हैं उनमें डायरेक्टली डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। क्यों? अब यू कैन अंडरस्टैंड भाई, यस यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि आपके पास जो पानी आएगा वो अल्टीमेटली वहीं से आएगा, ठीक है? आप वहीं से पानी ला रहे होंगे अपने लिए, ठीक? आप घड़ा भर के नहीं लाएंगे, आप कोई बर्तन भर के नहीं लाएंगे पानी का, ठीक है? लेकिन क्या करेंगे, वहीं से आपके जो आपके नल में पानी आएगा वो कहीं ना कहीं वहीं से आएगा, ठीक? तो बिफोर डिस्पोजल, अब आप इतना गंदा पानी तो यूज नहीं करेंगे ना, हाँ, तो इसलिए डायरेक्टली नहीं डालना है सीवेज को नदियों में। तो क्या करना है, बिफोर डिस्पोजल, हेंस सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। तो डिस्पोजल से पहले ये जो सीवेज है इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट किया जाता है ताकि इसको कम पॉल्यूटिंग बनाया जा सके, ठीक है? प्लांट का मतलब अपना वो पेड़ मत ले लेना, ठीक है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, फिर उनमें कम इसको पॉल्यूटेड बनाया जाता है। अब ये कैसे किया जाएगा, है ना? तो पहला देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर is done by heterotrophic microbes naturally present in the sewage। देखिए, जो ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का वो कौन करता है? हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि बाहर पहले से मौजूद ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट हैं, वही हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स जो हैं वो इस वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं और ये हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली उस सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला क्या बोल दिया हमने, वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है वो हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स करते हैं जो कि नेचुरली सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ट्रीटमेंट है, दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। कितने स्टेजेस में होता है ये? 2 स्टेजेस में ये ट्रीटमेंट किया जाता है। कितनी स्टेजेस में बेटा? 2 स्टेजेस में। तो 2 स्टेजेस में जो पहला स्टेज आपके पास आ गया वो आ जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी, पहला स्टेज क्या आ गया? प्राइमरी ट्रीटमेंट। मैम प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? देखो, सबसे पहले क्या होगा, दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स large and small from the sewage through filtration and sedimentation। देखिए, अब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम जाओ, ठीक है, कहीं से भी कोई भी गंदा सा पानी कलेक्ट करो, ठीक है, अपनी बकेट में भर के ले आया तुम कहीं से भी गंदा सा पानी। अब क्या करो, उस एक दुपट्टा लो, ठीक है, और मतलब एक दूसरा बकेट लो, दूसरा बकेट लिया और इस पे दुपट्टा रखा, ठीक, और वो पानी आपने डालना शुरू कर दिया जो आप गंदा सा लेके आए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो ऊपर जो थोड़ा बहुत लार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे ना, और नीचे पानी आ जाएगा। तो क्या ये पानी साफ हो गया? अभी तो बड़े बड़े पार्टिकल्स तो निकल गए, अभी छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी निकालना है। छोटे छोटे पार्टिकल्स को निकालने के लिए क्या करोगे फिर? अगर इसको तुम, ये बकेट नहीं है, सपोज करो ग्लास ही है ना, इसको तुम जोर जोर से ऐसे शेक करोगे, तुमने ग्लास को बहुत बार ग्लास में पानी भर के ऐसे कुछ भी अगर शेक किया होगा तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर ऊपर जो है वो पानी बच जाएगा। तो ये जो नीचे नीचे पार्टिकल बैठ गए, ये जो हमने प्रोसेस किया ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस था, और पहले हमने क्या किया था? फिल्ट्रेशन किया था, ठीक है। तो देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो होगा क्या होगा, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल होगा, लार्ज पार्टिकल्स का फिजिकली रिमूव कर दो और स्मॉल पार्टिकल का सेडिमेंटेशन होगा। तो लार्ज पार्टिकल का जो फिजिकल रिमूवल हुआ उसको हमने फिल्ट्रेशन बोल दिया, और दूसरा जो बोला स्मॉल पार्टिकल्स को सेडिमेंट बना दो, नीचे बिठा दो उनको। अगर आप कहीं भी, अगर आप क्या करें, अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, गंदा सा पानी कहीं से लेते हैं, अगर उसमें आपको लार्ज पार्टिकल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप पूरी रात उसको ऐसे रखोगे, सुबह तक आप देखोगे कि जो गंदा गंदा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ गए हैं और ऊपर साफ साफ पानी आपको दिखाई देगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के फर्स्ट स्टेप आ गए फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। देखिए, these are removed in stages. Initially floating debris is removed by sequential filtration, ठीक है।
ऊपर जो भी पानी में तैर रहा होगा, फ्लोटिंग डेब्रिस, कूड़ा कचरा जो भी पानी में तैर रहा होगा, उसको एक से एक के बाद एक सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, मतलब एक के बाद एक फिल्ट्रेशन परफॉर्म करके, फिल्टर करके आप फ्लोटिंग डेब्रिस को हटा दोगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हटाया, थोड़ा और बच गया, थोड़ा और आपने हटा दिया, तो फिल्ट्रेशन से जो ऊपर कचरा तैर रहा होगा पानी में उसको हटा दिया गया। द ग्रिट, अब ग्रिट क्या आया? द सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, छोटे 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 पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। ग्रिट को, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पत्थर को कैसे रिमूव किया गया? सेडिमेंटेशन से, क्योंकि वो फ्लोटिंग डेब्रिस नहीं था, ऊपर नहीं तैर रहा था, ऊपर तैरता हुआ कचरा हमने हटा दिया फिल्ट्रेशन से, लेकिन जो ग्रिट है वो सेडिमेंटेशन से हटाया। अब ध्यान से देखिए, all solids that settle down या settle form the primary sludge and the supernatant form the effluent। अब ध्यान से सुनना, आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया जिसमें पहले फिल्ट्रेशन किया, दूसरे में क्या किया? दूसरे में आपने सेडिमेंटेशन किया। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन में क्या हुआ? सेडिमेंटेशन में यहाँ पे पूरे मिट्टी मिट्टी जो थी वो बैठ जाएगी। ठीक, इतने हिस्से पे पूरी मिट्टी पत्थर जो थे वो बैठ गए। ठीक है, और ऊपर ऊपर जो है वो पानी होगा, इसके ऊपर क्या होगा? पानी पानी होगा। ठीक, अब बच्चे ध्यान से सुनना, जो लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है, ये पानी है, नीचे मिट्टी है, तो सॉलिड जो कि क्या हुआ? नीचे बैठ गया, उसको हमने क्या कहा? प्राइमरी स्लज। जो सॉलिड नीचे बैठ गया उसको हमने कहा प्राइमरी स्लज। और जो सुपरनेटेंट, जो ये हमें ऊपर ऊपर मिल रहा है, इसी को सुपरनेटेंट कहते हैं, इसको हमने क्या बोल दिया? इफ्लुएंट। क्लियर? इफ्लुएंट क्या हुआ कि जब भी आपने सेडिमेंटेशन किया, सेडिमेंटेशन के बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे वो फॉर्म करते हैं, प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर पानी आएगा, ऊपर जो सुपरनेटेंट होगा, उसको हम कहते हैं इफ्लुएंट। अब मिट्टी जो बैठ गई है इसकी थोड़ी आप ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऊपर जो पानी बच गया उसकी करेंगे। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब ये जो इफ्लुएंट हमको मिला है प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे। तो हमारे प्राइमरी ट्रीटमेंट में कंप्लीट होता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में हमने रिमूवल किया फ्लोटिंग डेब्रिस का और ग्रिट की सेडिमेंटेशन की। फिर जो सेडिमेंटेशन में जो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं उसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं, और जो ऊपर सुपरनेटेंट बचता है उसको हम इफ्लुएंट कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे इफ्लुएंट को ले जाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए किसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा गया है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा गया है। क्यों? आप जानेंगे आपकी क्यों। The primary effluent is passed into large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it। क्या किया जाता है कि जो प्राइमरी इफ्लुएंट जो है आपको मिला, कहाँ से मिला? जल्दी से बताइए कि जो आपको प्राइमरी इफ्लुएंट है वो कहाँ से मिला? मिला मैम, प्राइमरी इफ्लुएंट हमको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट किया उस टाइम पे हमको मिला। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा? उसको जो है वो सेकेंडरी टैंक में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। ठीक, अब इसमें क्या किया जाता है? जो प्राइमरी इफ्लुएंट हुआ है उसको बड़े बड़े एरेशन टैंक में भेज दिया जाएगा। बड़े बड़े, किसमें? ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ना, बड़े बड़े एरेशन टैंक्स में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे किसी मशीन की हेल्प से उसकी कॉन्टिन्यूअस एजिटेशन की जाएगी और एयर जो है उसके अंदर भेजी जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसका जो एक एनिमेटेड वीडियो दे दूंगी
जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से समझ पाएं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो प्राइमरी इफ्लुएंट जो है उसको बड़े बड़े एरेशन टैंक्स में भेज दिया जाता है। ये समझ लो कि तुमने एक क्या किया, टब में पानी ले लिया, अब उसको ऊपर से ऐसे हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो, ठीक है। तो वैसे ही समझ लो कि वहाँ पे एरेशन टैंक्स में भेज दिया जाता है बड़े बड़े, जहाँ पे उसको एजिटेट किया जाता है मैकेनिकली, और एयर जो है उसमें पंप की जाती है, हवा डाली जाती है उस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर। अब इससे क्या होगा, दिस अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स, masses of bacteria associated with fungal filaments, ठीक है, टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। देखिए अब क्या हुआ, आपका जो प्राइमरी इफ्लुएंट गया था लार्ज एरेशन टैंक में गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पानी को कॉन्टिन्यूसली जो है वो क्या किया जाएगा, एजिटेट किया जाएगा, ठीक, जिसकी वजह से हवा इसके अंदर जाती रहे, पानी के अंदर अच्छे से अंदर तक हवा जाए। अब अंदर तक हवा जाएगी तो जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनको जो है अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा क्योंकि एयर आ रहा है, ठीक। तब वो एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं उनका अच्छे से ग्रोथ होगा फ्लॉक्स में। अब ये फ्लॉक्स क्या है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है जो एसोसिएटेड होते हैं फंगल फिलामेंट के साथ और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फ्लॉक्स याद रखिएगा, फ्लॉक्स हुए बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स। तो while growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. Important point. हमने पढ़ा था कि इफ्लुएंट में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास वहाँ पे उस इफ्लुएंट में एरोबिक माइक्रोब्स होंगे, एरोबिक माइक्रोब्स का बहुत सारा ग्रोथ हुआ जब उनको एयर मिली और वो उन्होंने बहुत सारे फ्लॉक्स बनाए। फ्लॉक्स किस फॉर्म में बनाए, बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स की फॉर्म में, है ना। फिर जब ग्रो कर रहे हैं तो ये माइक्रोब्स जो हैं, ये फ्लॉक्स जो हैं, ये बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लेते हैं इफ्लुएंट का, ठीक है। तो ये जो माइक्रोब्स थे इन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD ऑफ द इफ्लुएंट। इससे जो है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कई बार आप इसको पढ़ते हैं लेकिन ऑप्शन में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, आप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही लिखेंगे। तो क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो खा लिया, किसने खत्म कर दिया, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस कर दिया ग्रोइंग माइक्रोब्स ने, ठीक। इसकी वजह से जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा इफ्लुएंट का वो कम हो जाएगा। अब हमें जानना है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ठीक। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। सिंपल सी बात बताती हूँ, ठीक है, कि क्या होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कब कंज्यूम होगा, जब सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है, ठीक, 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में, ये 1 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक, बैक्टीरिया ने जितना भी ऑक्सीजन को यूज किया उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कब ज्यादा होगी फिर, जब, बताइए, जब बहुत सारा क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कब ज्यादा होगी, जब इस 1 लीटर वाटर के अंदर या 10 लीटर जितना भी है इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। और कब रिड्यूस होगी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो खत्म होने लगेगा। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि जो ग्रोइंग माइक्रोब्स होते हैं वो इफ्लुएंट का बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर खत्म कर देते हैं, ठीक है।
मतलब माइक्रोब्स ने बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर खत्म कर दिया, तो जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड थी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको ख़त्म करने के लिए और उतना ही ऑक्सीजन की डिमांड होगी, ठीक है? उतना ही ऑक्सीजन जो है वो बैक्टीरिया यूज़ करेंगे। जितना कम ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके लिए उतना ही कम ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा। समझ गए ना? तो देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गया? ऑक्सीजन का वो अमाउंट जो कंज्यूम होता है, if all the organic matter in 1 liter of water but oxidized by bacteria, जब 1 लीटर पानी में पूरा का पूरा ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे यूनिट वाइज लिया गया है, समझ गए ना आप? इसको उसी तरह से समझना है कि एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम तब कहते हैं जब 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको पूरा का पूरा ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जितना ऑक्सीजन वो कंज्यूम करता है, उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यहाँ 1 लीटर को नहीं भूलना है क्योंकि ये मिनिमम बोला जाता है कि मिनिमम 1 लीटर वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ख़त्म करने के लिए जितना ऑक्सीजन बैक्टीरिया कंज्यूम करता है वो उस ऑक्सीजन के अमाउंट को ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। ठीक, अब सीवेज में जब हमने शुरू में लिया था तो बहुत सारा जो था वो क्या था, उसमें ऑर्गेनिक मैटर था, लेकिन अब अभी हमने क्या पढ़ा कि माइक्रोब्स जो हैं वो उन्होंने फीड करना शुरू किया उस ऑर्गेनिक मैटर पे, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम हो गया। जब ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो गया। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज रिड्यूस। तो जब तक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस नहीं होता तब तक नहीं हम कहते कि सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट हो चुका है। तो सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट तब तक चलती है जब तक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस नहीं हो जाता। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन का वो अमाउंट होता है जो 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया यूज करते हैं। ठीक, द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus indirectly biochemical oxygen demand is a measure of organic matter present in the water। देखिए क्या बोलते हैं ये कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो टेस्ट होता है वो क्या मेज़र करता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का टेस्ट मेज़र करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक पानी के सैंपल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, अब वो कितना ऑक्सीजन लेंगे? जितना उस पानी में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। ठीक, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या बताता है? बताइए कि एक पानी के सैंपल में बैक्टीरिया जो हैं, माइक्रोब्स जो हैं, वो कितना ऑक्सीजन अपटेक कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कितना अपटेक करेंगे? जितना उस वाटर के सैंपल में का ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑर्गेनिक मैटर को भी मेजर करता है जो कि पानी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, द ग्रेटर द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर मोर इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। ठीक है, जिस पानी में जिस पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगा। वेस्ट वाटर जो है उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है। क्यों वेस्ट वाटर का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। उस ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए बहुत सारे
बैक्टीरिया काम करेंगे और बहुत सारी ऑक्सीजन का यूज करेंगे। बहुत सारी ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो इसीलिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज्यादा होगी। तो जब वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो खत्म हो जाएगा तो उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लो हो जाएगा। तो जिस पानी का जितना ज्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, याद रखेंगे। ठीक है। Once the biochemical oxygen demand of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. ठीक है। एक बार क्या हो गया, एक बार अगर वेस्ट वाटर जिसमें फ्लॉक्स काम कर रहे हैं, फ्लॉक्स जो हैं मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, बैक्टीरिया प्लस फंगस, जो फ्लॉक्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ी हुई होगी। पर जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगी वेस्ट वाटर की वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। ठीक है। अब जो इफ्लुएंट है हमारे पास, जो हमने इफ्लुएंट लिया था, याद है ना आपको इफ्लुएंट क्या था, है ना। तो इफ्लुएंट को अब सेटलिंग टैंक में डाला जाएगा, फिर से सेटलिंग टैंक में डाला जाएगा जहां पे जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है। अब ये इफ्लुएंट को इस सेटलिंग टैंक में डाल दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है जो भी बैक्टीरियल फ्लॉक्स होंगे, ठीक, वो नीचे बैठ जाएंगे इस तरह से। ठीक। अब ये फ्लॉक्स जो हैं ये सेटल डाउन हो जाएंगे। इनको अब कहा जाएगा एक्टिवेटेड स्लज। ये क्या है, एक्टिवेटेड स्लज है। ठीक। अब प्राइमरी स्लज, प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम पे जो ग्रिट नीचे बैठ जाता है उसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। आपको कब मिला, जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुई। एक्टिवेटेड स्लज में एग्जैक्टली क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज में एग्जैक्टली बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं। क्या होता है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो हैं वो पाए जाते हैं एक्टिवेटेड स्लज में। लग गया ना पता। चलिए, अब a small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as inoculum. ठीक है। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इससे छोटा सा हिस्सा लेके दोबारा उस एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है, जिस एरेशन टैंक में प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद इफ्लुएंट को डाला जाता है। ठीक। इफ्लुएंट भी आता है वहां पे और ऐसा एक्टिवेटेड स्लज भी थोड़ा सा डाला जाता है। अब वो एक्टिवेटेड स्लज थोड़ा सा डाला लेकिन धीरे 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 वो ग्रो करता रहता है क्योंकि इफ्लुएंट में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। उस इफ्लुएंट को कंज्यूम करते हुए वो जो फ्लॉक्स होंगे, जो एक्टिवेटेड स्लज यहां से हमने लिया है, वो फ्लॉक्स जो हैं वो बड़े बड़े होते रहेंगे और ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करते रहेंगे। ऑर्गेनिक मैटर जब खत्म हो जाएगा तब जो आपका वेस्ट वाटर है वो थोड़ा साफ हो जाएगा और फिर दोबारा आप उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डालेंगे। दोबारा से जो है वो क्या हो जाएंगे, ये फ्लॉक्स सेटल डाउन हो जाएंगे। इनको एक्टिवेटेड स्लज ही कहेंगे। अगेन यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा लेके इनोकुलम के तौर पर वापस से एरेशन टैंक में डाल दिया जाएगा। The remaining major part of sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digester. ठीक है। अब देखिए जो बाकी का जितना भी हिस्सा बचा, छोटा सा हिस्सा यहां से आपने एरेशन टैंक में डाल दिया। एरेशन टैंक में जाके ये फिर से ग्रो करेगा। ये सारे के सारे एरोबिक बैक्टीरिया मेनली होंगे जिनका फंगस के साथ एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक। और बाकी का जितना भी बच गया उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाएगा। क्यों डाल दिया जाएगा, क्योंकि वहां एरोबिक कंडीशंस नहीं होंगी, एनारोबिक कंडीशंस होंगी और ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स वहां सर्वाइव नहीं करेंगे और खत्म हो जाएंगे। इस तरह से हमने इस वाटर से क्या ऑर्गेनिक मैटर को भी खत्म कर दिया और बाकी के माइक्रोब्स को भी हटा दिया। ठीक है। चलिए, here other kind of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and fungi in the sludge. ठीक है। अब जो आपके पास एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर हैं उनके अंदर क्या होगा
कि ज़रूरी नहीं है कि जो बैक्टीरिया है और फंजाई है फ्लॉक्स में उस एनारोबिक कंडीशन की वजह से वही वहाँ पे ख़त्म हो जाए, उसकी वजह से भी वो ख़त्म हो सकता है, प्लस वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। एरेशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो फंजाई को और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो हैं इनमें क्या क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो डाइजेशन कर देंगे एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई का। तो इस डाइजेशन के दौरान एक मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्म होगा जिसको मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज इनफ्लेमेबल। ठीक है, ये जो गैसेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं, बायोगैसेस कहते हैं, और ये फॉर्म कर सकती हैं बायोगैस। बायोगैस को एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है क्योंकि इसको हम जला सकते हैं, इनफ्लेमेबल होता है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। एक्चुअली सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद क्या किया था, फिर से हमने उसको इफ्लुएंट को किस में डाल दिया था, सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया था, जहाँ पे फ्लॉक्स जो थे वो नीचे बैठ गए थे और ऊपर जो बचा था वो पानी पानी बचा था। तो अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद इफ्लुएंट आता है उस इफ्लुएंट को नदियों में, नेचुरल वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है क्योंकि अब वो लेस डिजास्ट्रस होता है, अब उसमें उतनी हार्मफुल आपको बैक्टीरिया नहीं मिलता। ठीक है, चलिए, you can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe। तो आपको इस चीज़ को मानना चाहिए, इसकी अप्रिशिएशन करनी चाहिए कि किस तरह से जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट में जो वेस्ट वाटर आता है, मिलियंस ऑफ गैलन का जो वेस्ट वाटर आता है, उसको हर रोज़ ये साफ करते हैं। This methodology has been practiced for more than a century now in almost all the parts of the world। ये जो मेथड है ट्रीटमेंट का, ये अब भी पूरे दुनिया में 100 सालों के करीब से अपनाया जा रहा है और आज तक टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो आज तक ऐसी कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो कि इस माइक्रोबियल ट्रीटमेंट को टक्कर दे सके। ठीक है, यह है एक एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट, ये जो है अपना एनसीईआरटी में ही दे रखा है। ठीक है, चलिए, You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in large quantities than ever after। आप जानते हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में जो है वो सीवेज बन रहा है। बहुत सारे लोग गाँव से शहरों में जा रहे हैं और शहरों में जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सीवेज उतना ही बहुत क्वांटिटीज़ में बन रहा है जैसा कि पहले कभी नहीं बना था। However, the number of sewage treatment plant has not increased enough to treat such large quantities। सीवेज तो बढ़ रहा है लेकिन जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नंबर है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि इतनी लार्ज क्वांटिटीज़ में सीवेज को ट्रीट किया जा सके। So, untreated sewage is often discharged directly into rivers, leading to their pollution and increase in waterborne diseases। तो क्या होता है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, सीवेज बढ़ रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से बहुत बार अनट्रीटेड सीवेज को डायरेक्टली रिवर्स में डाल दिया जाता है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है और पानी से होने वाली बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। ठीक है, The Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers of our country from pollution। तो मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री ने, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट,
द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने इनिशिएट किया है गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ताकि गंगा और यमुना जो हमारी नदियां हैं उनको पॉल्यूशन से बचाया जा सके। अब ये जो प्लान है, ये जो गंगा एक्शन प्लान है और यमुना एक्शन प्लान है, इन प्लान्स के अंडर ये बोला गया है कि बहुत ज़्यादा नंबर में, लार्ज नंबर में सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट्स को बनाना है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो ट्रीटेड सीवेज है उसी को रिवर्स में डिस्चार्ज किया जाए, ठीक है। और आप अपने आसपास अगर कोई सीवेज ट्रीटमेंट है वहाँ जा सकते हैं एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए। इसका मैं आपको अलग से वीडियो एनिमेटेड के तौर पे ज़रूर दूंगी ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अपने स्टेप्स को याद रखिएगा। सबसे पहले जो प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है उसमें फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन के बाद जो नीचे बैठा हुआ है वो प्राइमरी स्लज है, जो ऊपर है वो इफ्लुएंट है। इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है और उसको एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है। एरेशन टैंक में डालते हैं और वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि इफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करके अपना नंबर बढ़ाते हैं और फ्लॉक्स की तरह ग्रो करने लगते हैं। फ्लॉक्स मतलब फंगल एसोसिएशन में ग्रो करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करते हैं। धीरे धीरे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इफ्लुएंट का कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर खत्म होने लगता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए माइक्रोब जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा उतनी ज़्यादा उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगी, ठीक है। फिर आपका सेकेंडरी इफ्लुएंट जो आप है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं उस दौरान दोबारा से आप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रिड्यूस होने के बाद सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाएंगे पूरा मटेरियल। वहाँ पे फ्लॉक्स नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर जो बचेगा इफ्लुएंट होगा जिसको नदियों में बहा दिया जाएगा।